आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे झारखंड की क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसमें झारखंड में समर रेन, झारखंड का विंटर रेन और झारखंड में टेम्परेचर कंडीशन क्या है, प्रेशर कंडीशन क्या है, विंड का डायरेक्शन क्या है। और ये क्लाइमेटिक मैप को अगर आप समझेंगे तो फिर आपके लिए इजी होगा झारखंड की मिट्टी को समझना, झारखंड का एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट रीजन, ये तमाम चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, थोड़ी बेसिक भी बताएंगे और झारखंड विषय पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जेपीएससी पास करने के लिए झारखंड पर ज्यादा फोकस करना है, चूंकि 100 क्वेश्चन का एक पूरा पेपर है झारखंड, और जो पहला पेपर है जनरल स्टडी का, उसमें भी 15 क्वेश्चन झारखंड है। तो आप देखेंगे तो 115 क्वेश्चन झारखंड है, तो आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो जीएस अगर आप जो पढ़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड विषय के साथ आपको जीएस को भी कवर अप कर दे। मतलब जो पहला पेपर है और जो दूसरा पेपर हम लोग झारखंड पढ़ना शुरू किए हैं, ये दोनों को मिक्स करेंगे तो आपकी दोनों पेपर साथ साथ होते रहेगी, क्योंकि अभी समय नहीं रहता एग्जाम के वक्त में। तो आज ये पिक्चर तो है डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट फायर परसेंट इन झारखंड का, तो इस पर बात करेंगे। उसके साथ आज जिन चीजों पर हमें पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल ये अगस्त महीने का है, इसी प्रकार से जून जुलाई महीने का भी देखेंगे कि रेनफॉल कंडीशन कहाँ कहाँ पर क्या है। माइनस मार्किंग पीटी में हटा दिया गया है, जो क्वेश्चन आ रहा था। और इंडिया का मैप भी जरूरी है जानना, चूंकि विंड डायरेक्शन को देखना है और झारखंड के लोकेशन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये लोकेशन पर, इंडिया के मैप पर हम लोग को समझना है कि ये वाली जो लोकेशन है, बेसिकली ये वाली, इसमें हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा रेनफॉल का, इसलिए जरूरी हो जाता है। और ये टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर वाला जो इंडेक्स है झारखंड का, ये सारे मैप जो है झारखंड का जो मेट्रोलॉजिकल, भारत सरकार का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने जो मैप पब्लिश कर रखा है, उससे ये सोर्स वहां से लिया गया है। ये सारे जो नक्शा आप देख रहे हैं, तो और ये मैप भी रोज एक बार देखना है। संथाल परगना, जब हम लोग बात करते हैं संथाल परगना का, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न की बात की जा रही है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट संथाल परगना, इट मींस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड, संथाल परगना। और इससे क्लियर भी होगा जब जनजाति वाली चैप्टर पढ़ेंगे, संस्कृति पढ़ेंगे, रीति रिवाज पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। जो भी लाइव क्लासेज में जुड़े हैं, आज रांची में हमारे साथ मिल सकते हैं वो। और ये है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, ये वाला, ये पोर्शन नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन है। तो नॉर्थ जब वर्ड लग रहा है, इसका मतलब साउथ भी होगा। तो देखिए ये वाला साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है, ये वाली पोर्शन। और ये कोल्हान डिवीजन, और ये पलामू डिवीजन। तो बहुत आसान है, पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, संथाल, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान। तो ये भी आपको जानना है। और इसके बाद ये तो भारत का नक्शा, आप लोगों को नक्शा हमेशा देखते रहना है, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा, पहला पेपर पे, दूसरा पेपर पे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। और इसमें भी आप हमेशा जब भी आप मैप देखते हैं, तो मैप में कोशिश कीजिएगा कि कौन किसको टच कर रहा है, कौन, जैसे समुद्र के किनारे वाली एक लाइन से आप देख लेंगे, बे ऑफ बंगाल साइड में, इधर इस साइड अरेबियन सी के साइड में देख लेंगे। फिर इधर पाकिस्तान साइड में कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, इस साइड में चाइना साइड में कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, और इधर म्यांमार के साइड में, उसके बाद कौन कौन से मिडिल लोकेशन, जैसे छत्तीसगढ़ को देखिए, ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है
और ना ही समुद्र के किनारे है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और इसी प्रकार से तेलंगाना भी होगा। इस मैप में तेलंगाना नहीं दिख रहा है इसमें। तो आप उसके साथ आपको और क्या पढ़ना है, तो शुरू में हम लोगों ने शुरुआत किया था पहला चैप्टर जो था फर्स्ट चैप्टर से, तो ये भी जरूरी है फर्स्ट चैप्टर वाला, ये वाला जो, इसको तो आपको रोज देखना है एक बार, बहुत जरूरी है कि जो झारखंड बनते समय में जो पोजीशन थी, इसलिए इसको रोज देखना है। और जब आप जनजाति पढ़ेंगे, आपको लग रहा हो कि मैप से क्या फायदा है, जब आप संथाल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, मुंडा पढ़ेंगे, भूमिज पढ़ेंगे, सौरिया पहाड़िया पढ़ेंगे, क्योंकि उससे भी तो क्वेश्चन आ रहा है, तो वो लोकेशन तो इसी से निकलेगा ना। जनजातियों का विस्तार कहाँ हुआ, वहां की रहन सहन कैसी है, खान पान कैसा है, तो ट्राइबल वाला भी इसी से फायदा करेगा। तो बहुत जरूरी है, इसलिए पहले जरूरी है कि आप झारखंड के नक्शा को प्रतिदिन सुबह में पहला काम करिए कि झारखंड का मैप एक बार जरूर देखिए। जरूरत अगर हो या तो मार्केट से खरीद ले, स्क्रीनशॉट लेकर के उसका जेरोक्स निकाल करके घर में एक साट दीजिए, और दिमाग में आपका आ जाना चाहिए कि नॉर्दर्न पोर्शन पर कौन है, ईस्टर्न में कौन है। तो ये डेली एक बार करना है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, और ये वाला देखिए नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ये जो तीनों है, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, ये वाला गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, ये देखिए संथाल परगना, इधर संथाल परगना था, ये नॉर्थ छोटा नागपुर, और ये वाला पलामू डिवीजन है जिसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, जहां पर नेतरहाट है, बीच इधर नीचे लोहरदगा है। ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि झारखंड के वैसे जिले, झारखंड के वैसे जिले जो किसी राज्य के साथ टच नहीं कर रहे, एक तो लोहरदगा और एक खूंटी, देखिए बीच में है एकदम लोहरदगा और खूंटी, इसलिए इसको समझना है। तो और इधर साउथ ईस्ट बोलेंगे तो याद रखना है सिमडेगा, ये साउथ वेस्ट सिमडेगा, साउथ ईस्ट तो ईस्ट सिंहभूम। एक बार डेली एक बार मैप आप देख लेंगे जो 2400 जिला है, उसकी लोकेशन समझ में आ जाएगी। इस साइड से देखिए रांची तो ठीक लगभग सेंट्रल में है ही रांची, और रांची से राइट साइड में जाएंगे रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, इधर ये उपराजधानी है दुमका, इसको उपराजधानी देखिए संथाल परगना में चले गए, ये वाला जोन संथाल परगना, और जामताड़ा ठीक दुमका के नीचे जामताड़ा। इसलिए आप अगर पुराना मैप का मदद लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दुमका से ही जामताड़ा अलग हुआ है। आप यहां पर देखिए दुमका कितना बड़ा कलर दिख रहा है, दुमका ये वाला देखिए, ये जो उपराजधानी है झारखंड की दुमका, और यहां पर आप देखेंगे देखिए दुमका के साथ जामताड़ा, आपको ये वाला पोर्शन देखिए बीच से कट करके ये जामताड़ा अलग हुआ है, जामताड़ा। तो इसी प्रकार से अगर आप रांची को देखेंगे तो देखिए इस पोर्शन पर खूंटी आ गया, रांची में यहां पे देखिए खूंटी आ गया, पलामू कितना बड़ा दिख रहा है, पर पलामू देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है ना, गढ़वा, पलामू, लेकिन पलामू के इस पोर्शन पर देखेंगे तो यहां पर लातेहार आ गया, लातेहार।
अब गुमला देखिए कितना बड़ा है, गुमला ये वाला, और गुमला का ही दक्षिणी भाग में क्या आ गया, सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम बहुत बड़ा दिख रहा है, यहां पर आ गया सरायकेला खरसावां। तो आप इस प्रकार से रोज एक बार देखेंगे तो आपकी क्लियरिटी आ जाएगी और इजी पड़ेगा। हजारीबाग और बोकारो के बीच में, यहां पर इस जगह में हजारीबाग और बोकारो के बीच में रामगढ़, रामगढ़ रांची से सटा हुआ है रामगढ़। तो आप देखते देखते थोड़ा ये कोशिश करना है कि कौन किससे सटा हुआ है, कौन किससे दूर है। तो इस मैप को आपको प्रतिदिन देखना होगा एक बार, और उसके बाद इस मैप को भी आपको रोज एक बार देखिएगा, जिसमें जिसकी क्लासेस छूट गई है, पहला चैप्टर था, ये फर्स्ट चैप्टर था, इसलिए इसको फिर से थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं। झारखंड की चट्टान की जब बात होती है तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिसको आप कोल्हान प्रमंडल बोल रहे थे, एक कोल्हान में सबसे पुराना चट्टान है, ये ध्यान दीजिएगा। कोल्हान प्रमंडल जो है ये सबसे पुराना चट्टान है, मेटामॉर्फिक चट्टान, जिसमें ग्रेनाइट सिस्ट, ग्रेनाइट नीस, कोल्हान का मतलब इधर जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा, ये कोल्हान का एरिया है। तो कोल्हान याद रखना है, कोल्हान डिवीजन सिंहभूम ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है। और इसी एरिया में इस जोन में आयरन ओर का डिपोजिशन हुआ है। आयरन ओर डिपोजिशन को सिंहभूम ग्रुप बोलते हैं इस जोन में। तो यहां पर खास करके 3 प्रकार की फॉर्मेशन है। एक तो आर्कियन चट्टान, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना है। जितना पुराना झारखंड का कोल्हान ग्रुप है, उतना ही पुराना कनाडा का सील्ड एरिया है। मैंने कनाडा में भी कुछ एरिया ऐसे हैं, अमेरिका के साथ बॉर्डर करता है ना, ग्रेट लेक, उसके ऊपर वाला पोर्शन। और इतना ही पुराना स्वीडन का किरुना एरिया है। मतलब ये सारे लगभग एक काल में बने हैं। और भारत में अगर देखेंगे तो दक्षिण भारत का जो धारवाड़, जहां पर नागपुर और कर्नाटक का जो एरिया है, कुछ कर्नाटक कुछ महाराष्ट्र, वो इलाका का पठार, उस इलाका का प्लेटो, और हमारा छोटा नागपुर जो झारखंड का प्लेटो है, इसकी इक्विवेलेंट है। ये दोनों की चट्टानें बराबर काल की हैं। तो ये सबसे पुराना आपको ध्यान रखना है। और जिसमें जो एकदम शैडो कलर में पिंक दिख रहा है आपको, ये जो शैडो कलर है, ये छोटा नागपुर ग्रेनाइट निस के नाम से जाना जाता है। मतलब पूरा मेटामॉर्फिक चट्टान है। द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फिक इज चेंजिंग ऑफ एनी रॉक। So first any rock formed, whether it is igneous or sedimentary, and after transforming it becomes metamorphic. कोई एक चट्टान बनने के बाद या तो प्रेशर से वो बन गया दूसरा, या वो टूट करके जाकर के कहीं जमा हुआ तो एक दूसरा चट्टान बना, और फिर उसमें प्रेशर से चेंज हो गया। तो मेटामॉर्फिक चट्टान ये पूरे एरिया में बना है। और जिसमें पीला रंग नजर आ रहा है थोड़े थोड़े डॉटेड एरिया में, वो जो पीला रंग है वो सबसे नया है। वो मिट्टी के जमाव सबसे नया हुआ। जिस काल में भारत में हिमालय बन रहा था, उस काल में उसका जमाव हुआ है। और ये जो कलर आपको दिख रहा है बीच में, ये वाली, ये सभी गोंडवाना काल का कोयला है। कार्बोनिफेरस पीरियड, कल हमने बताया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये कार्बोनिफेरस काल का कोयला है। तो ये सब चीज को याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में 80% कोयला
जो झारखंड का कोयला है, यानी कि कार्बोनिफेरस पीरियड का कोयला, जिसका नाम ही है गोंडवाना कोल, पूरे विश्व में 80% ऑफ कोल ऑफ वर्ल्ड इज गोंडवाना कोल। इस काल में पूरी पृथ्वी में वोल्केनिक इरप्शन हुआ, टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, और टेक्टोनिक मूवमेंट में पेड़ पौधा जमीन के अंदर चला गया। एक टेक्टोनिक मूवमेंट यहां पर देखिए, ये जहां पर राजमहल की पहाड़ियां है, ये राजमहल का लावा है, ये बेसॉल्ट है। तो जिस समय में यहां पर पौधा अंदर चले गए, इसलिए राजमहल के किनारे भी एक कोयला का जोन नजर आता है। ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन एक कोल का जोन है। राजमहल के किनारे भी कोयला का जोन है, और राजमहल एरिया में वोल्केनिक इरप्शन भी हुआ है, जिसके कारण लावा का फ्लो हुआ। जिस समय झारखंड में वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, उस समय दक्षिण भारत में डकेन नाम का ज्वालामुखी फटा था। आप जब कभी whenever you want to go through soil of India and black soil, so whenever we talk about black soil, it means generated from volcanic eruption in India। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आमतौर पर मिट्टी के काले दिखने का कारण पेड़ पौधा का पत्ता होता है, जिसको ह्यूमस कहते हैं। लेकिन भारत में जब काली मिट्टी की बात होती है तो टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के चलते काला दिखता है, जिसको साउथ इंडिया में रेगुड़ या ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। इसका एकमात्र कारण है डकेन ज्वालामुखी। और झारखंड में राजमहल एरिया की जो मिट्टी काली है, राजमहल ये भी एक ज्वालामुखी। कुछ जमशेदपुर एरिया का मिट्टी काली है, डलमा ज्वालामुखी। तो जहां जहां पर ज्वालामुखी होगा, वोल्केनो होगा, वहां की मिट्टी ब्लैक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहां का जो बेसॉल्ट होता है, चट्टान, उसमें थोड़ी ब्लैकिश आ जाता है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के चलते। तो ये बीच बीच में इस नक्शे को देखना जरूरी है आपके लिए, इसलिए हमने बताया। और ये झारखंड में अलग अलग एरिया में, जो पलामू एरिया में वेस्ट पलामू हिल है, कोडरमा में कोडरमा का पठार है, और इधर देवघर अपलैंड, और इधर पाकुड़ अपलैंड। तो दिमाग में इसको रखना है, गिरिडीह अपलैंड और दामोदर वैली, जिसके किनारे किनारे कोयला है, और ये लोहरदगा घाट बॉक्साइट वाला एरिया, ये चुट्टूपल्लू घाट रांची के नॉर्थ में, ये पोड़ाहाट हिल, और ये गंगा घाट रांची के ईस्ट में, गंगा घाट, और इधर डलमा, ये डलमा पहाड़, और इसके बाद इधर सिमडेगा का पठार। तो इसको डेली एक बार देखना है, इसलिए जरूरी चीजें हैं वो। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, और आपको सबसे पहले जानना है झारखंड का जो जलवायु है। तो चाहे वो झारखंड की जलवायु हो, भारत की जलवायु हो, कुछ चीजें कॉमन है कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। झारखंड में भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। झारखंड की जो जलवायु है, इसको ट्रॉपिकल मॉनसून कहेंगे, क्योंकि झारखंड का जो लैटिट्यूड है, वो लैटिट्यूड एक्सटेंट अगर देखेंगे, जैसे आप जानते हैं कि झारखंड के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू जस्ट मिडिल ऑफ झारखंड। तो झारखंड में जलवायु को अगर देखते हैं, तो भारत की जलवायु को ट्रॉपिकल मानसून बोलते हैं, तो झारखंड का भी ट्रॉपिकल मानसून है। लेकिन ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे
जिसने झारखंड की जलवायु जिसमें केंद्रित हो सकता है, झारखंड का कौन कौन सा फैक्टर होगा जो इसमें केंद्रित होगा। ये टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर वाला है जनवरी दिसंबर महीने का, कि इसमें किधर किधर जहां जहां पर ऊंचा स्थान होगा वहां टेम्परेचर कम होगा। ऊपर जाने से टेम्परेचर क्यों घटता है? एनीबडी हु वांट्स टू से? ऊपर जाने से टेम्परेचर क्यों घटता है? क्यों नेतरहाट में ठंडा है, रांची में ठंडा है? इसका क्या कारण है? कोई बताइए। कि जब कोई ऊपर जाता है, आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्यों घटता है? नेतरहाट में ठंडा है, लातेहार जिला में, तो इसका कारण बताइए क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आप जो ये जो मैप में ये वाली जो ब्लू कलर देख रहे हैं, हाई टेम्परेचर, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वन मूव्स फ्रॉम अर्थ टू अपर लेवल द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी डिक्रीज। ये आप लोग जानते होंगे कि 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। सो व्हाट इज द रीजन? कोई बताना चाहते हैं? जबकि होना नहीं चाहिए था। हम लोग जब ऊपर जा रहे हैं, लेक ऑफ एयर, विवेक चंदन लिखते हैं, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रीमा रानी लिखी है। और कोई जो बताना चाहते हैं बताइए। कि हम लोग अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर आखिर क्यों घट जाता है? ये घटना नहीं चाहिए, क्यों घट जाता है? अच्छा, पृथ्वी पर टेम्परेचर का इंसुलेटर कौन है? फ्रॉम वेयर वी गेट द टेम्परेचर? लो प्रेशर। ज्यादा लोग लिख रहे हैं कि लेक ऑफ एयर। ऑक्सीजन कम हो जाता है। किसी ने कर्क रेखा से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अलग अलग आंसर आ रहा है, थोड़ा तार्किक है, सोचिए। आपने पढ़ा होगा बचपन में। लो ह्यूमिडिटी, देखिए, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो भारत हो, हर जगह पर लॉजिक एक ही होगा। अगर आप अब एग्जाम्पल देखिए तो राजस्थान में तो बहुत टेम्परेचर है, लेकिन जब आप गुरु शिखर पर चढ़ेंगे राजस्थान में तो आपको टेम्परेचर कम हो जाता है। माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान में, तो क्वेश्चन फिर से वही उठ गया। इवन अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, तो किलिमंजारो विषुवत रेखा पर है। द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, किलिमंजारो इज ओवर द इक्वेटर। लेकिन उसके भी ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां बर्फ जमा हुआ है। विषुवत रेखा पर स्थित किलिमंजारो वोल्केनिक माउंटेन है, उस पर भी बर्फ जमा हुआ है। क्यों? तो वो सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले जानना है कि इंसुलेटर ऑफ हीट कौन है। टेम्परेचर हमको कहां से मिल रहा है? तो ये मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, नॉट ऑक्सीजन। ये मिल रहा है वाटर वेपर से। अब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या सल्फर डाइऑक्साइड जो गाड़ी के प्रदूषण से जो फैलता है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते पृथ्वी के नजदीक है। तो जिस समय सन की रे आती है, जिसको आप शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं, उस समय एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2
सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर किसी भी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। पृथ्वी जब अपने पास सन की एनर्जी को रोकती है और फिर इसको लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में वापस करती है। इसलिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर मेजरमेंट कितना बजे करना चाहिए, आप मेट्रोलॉजिकल मैप कभी देखते होंगे तो 2 PM होता है, 12 बजे दोपहर में नहीं होता है, क्योंकि 2 घंटे का वक्त लगता है पृथ्वी को कि पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव में उसको वापस भेजना। और वापस भेजते समय जो CO2 है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो वाटर वेपर है, जलवाष्प है, ये ऑब्जर्व कर लेता है और जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, जिसको आप ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। यूरोपियन एरिया में जहां पर बर्फ ही जमा रहता है, जहां सनरे काफी कम पहुंचती है, उस क्षेत्र में बड़े बड़े ग्लास हाउस बनाए जाते हैं जिसमें कि सब्जी की खेती हो रही है, बाकी प्लांटेशन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल CO2 उस ग्लास हाउस के अंदर डाल दिया जाता है। तो जो सन की रे आ गई, जब वो वापस हो रहा है तो उस ग्लास के अंदर जो प्लास्टिक कवर से बनाया गया है उसके अंदर जो CO2 डाला गया है, उसने क्या किया, उस एनर्जी को कैच कर लिया। तो उतने दूर जो कवर्ड एरिया होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो वहां पर खेती हो पाती है। तो चलिए, हम तो बात कर रहे थे कि इस एरिया में क्यों इतना ठंड है, और वही लॉजिक यहां भी लगाना है कि हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। कम क्यों होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते CO2, SO2 और जो वाटर वेपर है वो सारे नीचे की ओर रहते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लू वाला कलर, ये थोड़ा हाइट वाला एरिया है, इसलिए यहां पर टेम्परेचर कम दिख रहा है आपको। और जैसे जैसे आप डार्क रेड की ओर जाएंगे वहां का टेम्परेचर उतना घटता चला जाएगा, तो आपको वो भी नजर आ रहा होगा। तो किसी भी राज्य का जब हम लोग बात करते हैं कि वहां का क्लाइमेट किस पर डिपेंड करता है, तो आपको एक पहले पॉइंट ही लिख लीजिए कि पहला डिपेंड करता है झारखंड में किस किस चीज पर करता है। तो पहला लिखिए लैटिट्यूड। पहला क्या चीज पे करता है, तो लैटिट्यूडनल पोजीशन जो है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, वो आप जानते ही हो, झारखंड का अक्षांश। अक्षांश का मतलब कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं, अक्षांश का मतलब ये वाली रेखा की बात कर रहे हैं। ये 0 डिग्री हो गया, और इसके ऊपर मतलब कितने डिग्री पर है, ये कितने डिग्री पर है झारखंड, तो पहला इस पर होता है। दूसरा क्या होता है, हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, औसत समुद्र तल। ये औसत समुद्र तल कैसे निकालते हैं, तो जब समुद्र में हाई टाइड आता है, हाई टाइड जिसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, तो वेव जितना हाइट तक गया, और लो टाइड जिसको नीप टाइड बोलते हैं, जितना नीचे तक पानी गया समुद्र में, उस दोनों का डिस्टेंस को मेजरमेंट करके बीच का जो एरिया होगा उसको मीन सी लेवल बोला जाता है, MSL। भारत का मीन सी लेवल कहां है, क्वेश्चन अगर आएगा पहला पेपर GS में, तो यह है तमिलनाडु में, ट्रिप्लिकान बीच। भारत का मीन सी लेवल ट्रिप्लिकान बीच, समुद्र के किनारे झारखंड नहीं है। झारखंड का सबसे
नियरेस्ट एरिया जो समुद्र के किनारे है वो 90 किलोमीटर दूर है, वह है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, जो सबसे नियरेस्ट है समुद्र का। तो हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, ये सेकेंड नंबर पर पॉइंट लिखेंगे। तीसरा कि उस राज्य की रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है कि अपलैंड एंड लोलैंड। आप अक्सर देखते होंगे कि जो इलाके ऊंचाई पर है, जहां पर माउंटेन है, जो जो प्लेटो है, वहां पर पानी ज्यादा बरसेगा। वो भी बताएंगे आपको कि क्यों वहां पर ज्यादा बरसेगा। तो रिलीफ फीचर्स, अगर मैदानी भाग है कि ऊंचाई वाला भाग है, घाटी है या माउंटेन है, तो ये रिलीफ फीचर्स जरूरी है। और सन की एनर्जी कितना इंसोलेशन हो रहा है, सोलर एनर्जी जिसको आप बोलेंगे इंसोलेशन, कितना टेम्परेचर आता है। अब जैसे कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड से पास करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सन की पोजीशन आती, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन है। इसका मतलब ये वाला इलाका बहुत ज्यादा गर्म होगा, और ये जोन जितना ज्यादा गर्म होगा उतना लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर बनेगा तो वो कहीं ना कहीं से विंड को अट्रैक्ट करेगा समुद्र के किनारे से, और जब अट्रैक्ट करेगा तो वो ह्यूमिडिटी लेकर के आने वाली हवा होगी, और इससे बारिश शुरू हो जाएगा। तो जैसा आपको बता रहे थे कि किसी जगह की जलवायु डिस्टेंस फ्रॉम ओशन भी होता है, कितना दूर है समुद्र से, तो उसका इफेक्ट उसमें दिखेगा आपको। और उस राज्य में वाटर और लैंड रेशियो है, कितना जमीन है और कितना पानी है। सारे पूरे राज्य में जमीन की स्थिति कितनी है और पानी की स्थिति कितनी है, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये कॉमन चीजें हैं। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है वह है जेट स्ट्रीम का पोजीशन। जो टर्म नए आएंगे उसको हम समझा देंगे। नेक्स्ट है एल नीनो, ये सारे नए टर्म है। नेक्स्ट है दक्षिणी दोलन, साउदर्न ऑसिलेशन। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का शिफ्टिंग हो जाना। ये सारे फैक्टर झारखंड के मानसून पर, हमारे भारत के भी मानसून पर प्रभाव डालते हैं। और भारत का मानसून कमजोर होगा या मजबूत होगा तो झारखंड का भी उस पर असर पड़ेगा। जो नॉर्मल डेट है झारखंड में मानसून के आने का वो 10 जून है। 1 जून को पूरे भारत में है और 10 जून को झारखंड में। लेकिन ये सारे कुछ नए टर्म्स हमने यहां लिखा है कि जेट स्ट्रीम, तो सिंपल भाषा में समझेंगे। पहले जेट स्ट्रीम को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि ये अपर एटमॉस्फेरिक विंड है। तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एल नीनो, ये लिखेंगे कि ये वार्म ओशन करेंट है। ये वार्म ओशन करेंट है। ये पेरू के तट पर
पेरू के तट पर बनता है एल नीनो, वार्म ओशन करेंट है। साउदर्न ऑसिलेशन ये लिखेंगे कि ये पैसिफिक माने प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन हिंद महासागर के बीच गर्म पानी का एक्सचेंज होता है। साउदर्न ऑसिलेशन, एक्सचेंज ऑफ वाटर इन बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, एक्सचेंज होता है। ITCZ लिखेंगे कि ये इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये दोनों जहां मिलते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, ये वाला दक्षिणी ये वाला उत्तरी, ये जहां मिलते हैं ये व्यापारिक पवन, उसको ITCZ बोलते हैं। और ये शिफ्टिंग होता है, एक जगह नहीं रहता, ये शिफ्टिंग होता है। ये जहां भी मिलता है वहां पर लो दबाव, लो प्रेशर बन जाएगा। वेरेवर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मीट्स टुगेदर, अ लो प्रेशर डेवलप देयर। तो इसको अगर आप भारत के नक्शे पर देखना चाहें, जो चीजों को दिखा सके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा ये वाला देखिए कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये झारखंड से क्रॉस कर रहा है। तो सन के पोजीशन के अनुसार हवा जो है, हवा का एक सर्कल है एटमॉस्फेयर में, जो हवाएं नीचे से ऊपर उठ रही हैं, वो फिर ऊपर ऊपर जाकर के कहीं जाकर के नीचे गिर रही है। तो ऊपर में जो हवा जैसे एयर, तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज इंक्लूडिंग वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, and the movement of air in the horizontal position is known as wind. हवा जब गतिशील हो जाती है तो उसको पवन कहते हैं, हिंदी में विंड कहते हैं। तो नीचे में जिसको आप हवा कह रहे हैं, पवन विंड कह रहे हैं, यही जब ऊपर चला जाता है तो ऊपर में जाने के बाद इसको क्या बोलते हैं, ऊपर जाने में इसको जेट स्ट्रीम बोला जाता है। जेट स्ट्रीम ये तेज गति की हवा है, बहुत स्पीड विंड है, जेट एयरवेज जैसा स्पीड, और ये हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। जेट वाली क्या होती है, ऊपर से नीचे उतरती है। सो इफ जेट स्ट्रीम comes down from the upper atmosphere, ऐसे वो नीचे उतर रही है। तो जब वो नीचे उतर रही है तो किसी भी वर्षा कराने वाली हवा को ऊपर जाने नहीं देगी। इससे क्या होगा कि बारिश हो नहीं पाएगा। तो पूरे भारत में बारिश नहीं हो पाएगा, झारखंड का तो छोड़ दीजिए, पूरे भारत में नहीं होगा। For the rainfall purpose, it is necessity to move jet stream towards northern side, towards China side. भारत में पानी बरसने के लिए जरूरी है कि जेट स्ट्रीम जो ऊपर से नीचे वाली हवाएं हैं, मतलब आप समझिए कि विंटर सीजन में
ऊपर से नीचे उतरने वाली, मतलब ऊपर 10-12 किलोमीटर ऊंचाई से नीचे जो हवा गिर रही है इधर, वो हवा पूरे भारत में ऐसे नीचे की ओर गिर रही है। ये ऊपर वाली हवा ऊपर से नीचे उतर रही है, ये वाली, ये मिडिल इंडिया में नीचे उतर रही है इधर। तो ये जब नीचे उतर रही है तो ये क्या की, पृथ्वी पर जाकर के एक प्रेशर डाली, बाउंसिंग इफेक्ट हुआ, ऐसे नीचे टकराई। तो इस जोन में, विंटर सीजन में, इस पूरे जोन में इंक्लूडिंग हमारा झारखंड, यहां पर एक हाई प्रेशर बन गया। ठंडे के मौसम में हाई प्रेशर बन गया, तो अभी बारिश नहीं हो सकता। इसलिए ये ऊपर वाली हवा को पहले जाना पड़ेगा, और ये ऊपर की हवा को कहां जाना होगा, तो ये ऊपर वाली जो हवाएं हैं इसको यहां से मूवमेंट करके इन हवाओं को इधर, इस साइड में, इधर चाइना के साइड इधर चला गया, इस साइड। देखिए ये वाली जो हवा है, अब क्यों चला जाएगा, तो जैसे जैसे सन, द पोजिशन ऑफ सन शिफ्टेड नॉर्थवर्ड, जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर आएगा आफ्टर 21 ऑफ मार्च, 21 मार्च के बाद विषुवत रेखा को क्रॉस करके सन जब उत्तर की ओर आएगा, तो ये जो जेट स्ट्रीम की हवा भारत में है, ये हवाएं अब चाइना की ओर चली जाएंगी, हिमालय के उतना ऊंचाई से। और जब ये हवाएं उधर चल जाएंगी तो ये इलाका क्या होगा, खाली होगा। जब ये इलाका खाली होगा तो ITCZ, ये ITCZ जो है, ये ITCZ ये शिफ्ट होगा। ये अब समर में क्या होगा कि इस रांची जहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये पूरे जोन में इंक्लूडिंग रांची, यहां पर ITCZ आ जाएगा। ITCZ क्या है, तो ये लो प्रेशर जोन है जो इक्वेटर के पास होता है। समर सीजन में जैसे जैसे सन आएगा ऊपर, वैसे वैसे ITCZ भी आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया, लो प्रेशर आ गया। और जैसे लो प्रेशर आ गया, ये समुद्र की हवाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। सिंपल भाषा में समझना है। और समुद्र की हवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है, तो समुद्र की हवाएं क्या लेकर के आ रही है, मॉइस्चर लेकर के आ रही है, और इसी मॉइस्चर से बारिश होगा। तो झारखंड में जो मानसून आ रहा है उसका नाम है साउथ वेस्ट मानसून। बेसिकली इट इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, जो अभी आपको हमने बताया था कि ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, जो अभी आपको हमने बताया था कि ये वाली जो हवा है, ये हवाएं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड व्हेन क्रॉस टू इक्वेटर टर्न्स टू इट्स राइट ड्यू टू फेरेल्स लॉ एंड बिकम साउथ वेस्ट मानसून। झारखंड की जलवायु क्या हो गई, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहां पर वर्षा होगा। तो हम लोग ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट बोलेंगे, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय मानसून क्लाइमेट। अब ये मानसून झारखंड में जब आएगा, तो झारखंड देखिए पूरा समुद्र के किनारे नहीं, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए
यहां से ये जो उड़ीसा वाला जो तट हमको दिख रहा है यहाँ, ये बंगाल और उड़ीसा का तट, यहां से देखिए ये डिस्टेंस मतलब झारखंड का लास्ट पोजीशन यहाँ है। ये वाला चीज ज्यादा नजदीक है, ये वाला जो 90 किलोमीटर पर है। कोल्हान प्रोविजन जो है, कोल्हान डिवीजन, ये नजदीक है। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि झारखंड में पहला समुद्र का बहुत कम प्रभाव है, हालांकि जमशेदपुर में कभी कभी साइक्लोनिक भी होता है। उड़ीसा का थोड़ा खराब होगा मौसम तो झारखंड का साउदर्न पार्ट का हो जाएगा। इस जोन को समझना है। जो जब बात करेंगे झारखंड के जलवायु की तो, और इसको मानसून आने के पहले, मानसून तो जून में आ रहा है, उसके पहले पूरे झारखंड में, ये पूरे झारखंड में नॉर्थ वेस्टर विंड का प्रभाव होता है। नॉर्थ वेस्टर बेसिकली न्यूजीलैंड की हवा का नाम है। न्यूजीलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के उधर। ये धूल भरी हवाएं हैं वहां की, तो वो नामांकन यहां हो गया है। असम में और झारखंड में जब गर्मी के दिनों में धूल भरी डस्टलैंडेड विंड बहती है तो उसको नॉर्थ वेस्टर बोलते हैं। बेसिकली इन झारखंड इट इज ऑल्सो नोन एज काल बैसाखी। काल बैसाखी, इसको काल बैसाखी भी बोला जाता है। नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्बेंस अलग चीज है, अभी जिसने भी लिखा था ये वो अलग चीज है, वो एक अलग नाम ही है। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो है ये जम्मू कश्मीर में यूज करते हैं ओनली ड्यूरिंग विंटर सीजन, नॉट इन द समर। तो उसको तो अलग चैप्टर ही झारखंड में बात कर रहे हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी और इस जोन में जो इधर से है, बंगाल की खाड़ी इस साइड से, इधर से, इसका असर अरबियन सी का असर ना के बराबर है। देखिए यहां से ये मानसून की बारिश वाली पानी यहां तक पहुंचना ना के बराबर है, क्योंकि ये एक तो यहां पर वेस्टर्न घाट माउंटेन है, पहले सारा पानी इधर बरस जाएगा, जो बाकी इधर जा रहा है तो रास्ता में इतने जगह है कि इसके पास अब मॉइस्चर बचा नहीं है, तो झारखंड में नहीं होगा। तो झारखंड में पानी कहां से बरसेगा? ये बंगाल की खाड़ी से, इधर से, ये कलकत्ता साइड से जो विंड आ रहा है, उड़ीसा साइड से जो विंड आ रहा है, इससे झारखंड में इसका असर होगा। इधर से नहीं बरसेगा, ये ध्यान दीजिएगा, इधर से। और समर में जो आपको बता रहे थे कि डस्ट लैडेन विंड मिलेगा, पठारी इलाका है, तो यहां पर जहां जहां पर ऊंचाई है वहां पर विंटर सीजन में एक हवाएं होती है माउंटेन में चढ़ने वाली, और एक हवाएं होती है माउंटेन से उतरने वाली। दो प्रकार की हवाएं होती है। तो जो हवा माउंटेन में चढ़ने वाली होती है और जो उतरने वाली होती है, तो जो माउंटेन एरिया होगा, इसको भी समझ लीजिए, एक दूसरे मैप पर ही समझा देते हैं। जहां भी माउंटेन या पठारी एरिया होगा, तो जैसा आप अभी जानते हैं कि ऑटोमेटिकली 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर
1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन दिया जाता है कि हिल स्टेशन में स्लोप पर होटल, रेस्टोरेंट और टाउन क्यों बसाए जाते हैं, यहां नहीं बसाए जाते, यहां नहीं बसाए जाते। तो अगर यहां का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 6000 मीटर ऊंचा है, तो यहां का टेम्परेचर -20 डिग्री के आसपास हो जाएगा। 165 मीटर में 1 डिग्री घट रहा है। तो आप एक एवरेज समझेंगे कि 1000 मीटर में अगर 7 डिग्री घट रहा है तो 6 में 23-24 डिग्री घट जाएगा। तो मान लीजिए कि -10 डिग्री तो होगा ही टेम्परेचर यहाँ पे, 10 डिग्री 5 डिग्री जो भी हो। तो जब यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर हो गया तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, हवाएं ठंडी हो गई। अब ये ठंडी हवा जो हाई प्रेशर में है ये यहां से नीचे उतरना शुरू करेगी ऐसे। इसको केटाबैटिक विंड बोलते हैं। जैसे कि स्पेन में मिस्ट्रल विंड, फ्रांस में बोरा विंड, ये बहुत ठंडी हवा होती है। और ये नीचे आ गई यहां पर। अब यहां का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से। और ये कितना वाली हवा थी, ये -10 डिग्री वाली थी, बर्फीली हवा होगी। तो ये नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो यहाँ का टेम्परेचर क्या किया, कम कर दिया, माइनस में कर दिया, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब गर्म और ठंडा हवा मिलेगी, क्योंकि इसके तुलना में ये गर्म है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 के तुलना में ये गर्म है। तो दोनों जब मिक्स होगा तो नीचे में यहां पर ठंडी वाली हवा आ जाएगी। और ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाला हवा जो होगा ये ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा, यहां देखिए ऐसे। और फिर जब सबसे ऊपर जाएंगे तो फिर यहां पर ठंडी वाली हवा आ गई। हवा यहां ठंडा हुआ, वो नीचे उतर रहा है। और नीचे से हवाएं, ये वाली हवा जो होगी ये शिफ्ट होकर के ऊपर चली जा रही है। तो इसको बोलते हैं एनाबेटिक। एक गर्म हवा होगी, जैसे कि फ्रांस में फोन हवा का नाम फोन है। अब ये हवाएं जो गर्म यहां पर चली गई तो यहां का क्या होगा कंडीशन, यहां का टेम्परेचर कंडीशन क्या होगा, ये टेम्परेचर कंडीशन थोड़ा ठीक रहेगा, देखिए ये वाला। इसलिए कहीं भी किसी भी हिल स्टेशन पर जब जाइएगा तो एकदम टॉप पर कोई रेस्टोरेंट नहीं रहेगा और ना ही टाउन रहेगा, वो हमेशा ढाल पर बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां की टेम्परेचर टॉप और लो, नीचे में कम क्यों हो गया टेम्परेचर, क्योंकि ऊपर से हवाएं नीचे आ रही है। तो ये वैली का काम करेगी और यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि रहने वाला कंडीशन नहीं रहेगा, सबसे नीचे भी नहीं रहेगा, सबसे ऊपर भी नहीं रहेगा। तो ये जरूरी था जानना, इसलिए हमने आपको बोला कि दोनों पेपर साथ में लेकर के चलेंगे एक साथ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब छोटानागपुर का जो जलवायु है, एक एरिया तो ऐसा है इसमें जिसमें ड्राई विंटर होता है, ये वाला जोन जो है
जिसमें विंटर ड्राई होता है, एकदम ऊपर वाला। आप इसको दो डिवीजन हम कर देते हैं ऐसे लाइन से। तो ऊपर वाले को, जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको CWG बोला जाता है। ये वाला पोर्शन को, ये वाला विंटर ड्राई होगा। ये क्लाइमेटिक कंडीशन है कोपेन के क्लासिफिकेशन पर। और जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको AW बोलते हैं, जहां पर मानसून का ज्यादा असर होता है। AW कभी कभी एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि नॉर्दर्न छोटानागपुर को क्या कहा जाता है कोपेन क्लासिफिकेशन पर, CWG। साउदर्न छोटानागपुर को क्या कहा जाता है, AW। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों का? जलवायु पढ़ रहे झारखंड का। ये खत्म होगा जब ना झारखंड की पूरी ज्योग्राफी, तब हम लोग झारखंड का इतिहास और उसकी ये बेसिकली ABCDE तक होता है, जो जो टेम्परेचर के अनुसार होता है। ये नामांकन है। तो झारखंड की जलवायु पर बात करेंगे, और इसके पहले थोड़ा सा जो मैप बताते हैं कि झारखंड की जलवायु पर आज पढ़ेंगे किस किस चीज का असर होता है, और कब फेलियर हो जाता है। यहाँ का जो मानसून है वो कब फेलियर हो जाता है, कितना एवरेज वर्षा होता है झारखंड में, किस रीजन में वर्षा ज्यादा होता है, कहाँ वर्षा कम होता है। 3 प्रकार की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है झारखंड में, वो कौन कौन सी है, और रिलीफ फीचर का कितना योगदान होता है। जब बारिश होता है तो रिलीफ फीचर्स का कितना योगदान होता है, तो इस पर बात करेंगे। तो चलिए, ये जो आप जो ये वाला इलाका देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल के बॉर्डर वाला, यहाँ से देखिए इधर साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, ये वाला एरिया, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, इधर वाला, इधर नीचे उड़ीसा, ये 2 साइड से अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट तो हम लोग समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन समुद्र से लगभग 90 to 100 किलोमीटर दूर है कुछ कुछ इलाका, जैसे पूर्वी सिंहभूम, सरिकेला खरसमा, वेस्ट सिंहभूम, ये वाला जोन, बोकारो, इधर का। तो जहां जहां पर, और देखिए इधर नॉर्थ वाला में देखेंगे तो ये जोन में देखिए बिहार के पास इधर वाला, तो कोई दूर दूर तक इधर समुद्र का नामो निशान नहीं है। और इस साइड वाला जो है छत्तीसगढ़, और इधर में यूपी। तो झारखंड में जब बारिश को आप समझेंगे तो इस जोन में थोड़ा सा बारिश ज्यादा होगा। ये जो जोन है, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरिकेला खरसवा, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, इधर में बारिश ज्यादा होगा। 140 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा इस एरिया में होता है। और जैसे जैसे आप दूसरे प्रांत की ओर जाएंगे, इधर जाएंगे, इस जोन में देखिए जाएंगे, तो ऑटोमेटिक बारिश कम होते जाएगा। इधर बारिश थोड़ा कम होगा। किनारे किनारे जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, उड़ीसा का बॉर्डर है, यहां पर बारिश थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही। झारखंड में ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, जो पहले भी बताए थे एक बार, कि इधर साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, ये वाला एरिया, ये खास करके ये जोन जो है, ये संथाल परगना का जोन है। दुमका से अलग होकर के जामताड़ा बना है। पहले दुमका बड़ा था। ये नक्शा जो पुराना मैप है, जब झारखंड बना था उस समय का, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि दुमका से जामताड़ा अलग हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये दुमका से जामताड़ा अलग हुआ है। तो ये संथाल परगना का एरिया है। और ये वाला देखिए पलामू, जहां पर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, पलामू से ही लातेहार अलग हुआ, ये वाला जोन। और इधर साउथ ईस्टर्न अगर बोलेंगे तो ईस्ट सिंहभूम, सरिकेला और ये वाला रीजन। और इधर वेस्ट, साउथ वेस्ट बोलेंगे तो सिमडेगा। सिमडेगा भी नया बना है, जो
आप जानते हैं कि काफी बड़ा एरिया था। ये देखिए गुमला, तो गुमला से सिमडेगा अलग बना है। तो झारखंड में अगर जलवायु की बात की जाए तो जो भारत का जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल मॉनसून है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट ही झारखंड में भी है। झारखंड की जलवायु को क्या बोलेंगे? सिंगल ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। और दो तीन चीज को जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था और यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया था कि झारखंड के जलवायु पर किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। तो पहला लैटिट्यूड एक्सटेंट का, जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है झारखंड का। दूसरा, समुद्र तल से झारखंड की ऊंचाई क्या है। तीसरा, कहां कहां पर पठार है, कहां कहां पर पर्वत है, इसको रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। चौथा, जो एनर्जी होती है सोलर एनर्जी, इसको इंसोलेशन बोला जाता है कि जो सूर्य से रोशनी आती है, जो टेम्परेचर आता है, उसका इफेक्ट कितना है। समुद्र से हमारी दूरी कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन क्या है, और वाटर और लैंड रेशियो कितना है। ये इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें से एक है जेट स्ट्रीम। और दूसरा है एल नीनो। हम आपको दोनों पेपर एक साथ लेकर के चल रहे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का जो चैप्टर मिल रहा है। क्योंकि जब आप झारखंड पढ़ेंगे तो इतिहास भी पढ़ेंगे, तो जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के झारखंड में क्या कोई अवशेष मिले, उसका समकालीन क्या कुछ था, तो उस समय पर आप फर्स्ट पेपर का भी पढ़ ले और सेकेंड भी पढ़ ले, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि दोनों विषय के सिलेबस बचे हुए, तो दोनों को साथ में लेकर के चलना है। जब झारखंड के विद्रोह पढ़ेंगे तो पूरे भारत का भी विद्रोह और उसको भी विद्रोह, तो पहला पेपर में भारत पढ़ना है और दूसरे पेपर में झारखंड पढ़ना है। दोनों को साथ लेके चलेंगे, आपकी सिलेबस इजी हो जाएगी। और तीसरा, साउदर्न ऑसिलेशन, जिसको दक्षिणी दोलन बोलते हैं, साउदर्न ऑसिलेशन। सिंपल भाषा में जेट स्ट्रीम क्या है तो इसके बारे में जानेंगे। ये अपर एटमॉस्फेरिक विंड है, इट इज अपर एटमॉस्फेरिक विंड। एल नीनो क्या है, सिंपल भाषा में जानेंगे, वार्म ओशन करेंट। वार्म ओशन करेंट। साउदर्न ऑसिलेशन क्या है, इसमें लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जल का स्थानांतरण हो जाना, जल का स्थानांतरण हो जाना। ये 3 पॉइंट भी जोड़ेंगे झारखंड के जलवायु को जो प्रभावित करते हैं। वो बाकी के अलावा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये तो बेसिक चीजें हैं। रिलीफ फीचर्स, मैंने कहा कि हाइट कितनी है, कहां पर प्लेटो एरिया है, कहां पर मैदानी भाग है, समुद्र से दूरी कितनी है, समुद्र से कितना दूरी है। और इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि किसी भी राज्य में वाटर और लैंड का रेशियो क्या है। मतलब मान ली किसी राज्य में ज्यादा झील है, तालाब है, नदी है, तो उसके असर पड़ते हैं। डैम है तो इसके असर वहां के लोकल वेदर कंडीशन पर पड़ेंगे। जब वेदर बोलते हैं तो छोटे समय के लिए छोटे एरिया में विंड, एयर प्रेशर, क्लाउड की कंडीशन की बात करते हैं। इन अ स्मॉल एरिया द कंडीशन ऑफ विंड ब्लोइंग, कंडीशन ऑफ क्लाउड, कंडीशन ऑफ रेनफॉल, कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज वेदर। और 30 से 35 वर्ष का वेदर कंडीशन को क्लाइमेट बोला जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट इन अ लॉन्ग एरिया,
एंड मिनिमम 30 to 35 ईयर। आप ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ 30 years ऑफ एनी एरिया इज नोन एज क्लाइमेट। जैसे अगर देखिए विषुवत रेखा की बात करें, इक्वेटर की बात करें, तो आप बोलेंगे देयर इज नो वेदर कंडीशन, वहां का डेली वहां का वेदर ही क्लाइमेट है। और अगर ब्रिटेन की बात करें, लंदन की बात करें, तो वहां पर कोई क्लाइमेट नहीं है, वहां का वेदर ही सालों भर क्लाइमेट ही वेदर है वहां का। कब बारिश हो जाएगा किसी को नहीं पता, और विषुवत रेखा पर प्रतिदिन बारिश होगा सबको पता। तो चलिए ये तीन का झारखंड के जलवायु पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको इस नक्शे को देखना होगा। और इस नक्शे पर ये वाली जो रेखा है, ये रेखा ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसको आप कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। सन जब नॉर्दर्न होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में होता है, जैसे अभी सन उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के बाद में उत्तरी गोलार्ध में सन का प्रवेश हो जाता है। तो विषुवत रेखा नीचे आपको पता ही होगा। अब विषुवत रेखा के पास एक लो प्रेशर है जिसको ITCZ बोलते हैं, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये लो प्रेशर है। ये जिधर मूव करेगा, ये जिस साइड मूव करेगा, लो प्रेशर वहीं वहीं जाएगा। झारखंड के मॉनसून क्लाइमेट को समझने के लिए दो नियम आपको हमेशा याद रखना है। पहला याद रखना है फेरेल्स का नियम। ये नियम क्या है कि एनीथिंग विच इज मूविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑलवेज टर्न्स टू इट्स राइट। कोई भी वस्तु, हवा, ऑब्जेक्ट अगर उत्तरी गोलार्ध में मूवमेंट कर रहा है तो ये हमेशा अपना दाहिना चला जाएगा। एनीथिंग विच इज मूविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट टर्न्स टू इट्स राइट। पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में, तो हमेशा अपना दाहिना चला जाएगा। और दूसरा कोरियोलिस का नियम याद रखना है, कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस का इफेक्ट क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन नॉर्दर्न, आइदर इन नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर, इट डेविएट्स फ्रॉम इट स्ट्रेट लाइन। ये क्या बोला जा रहा है कि कोई भी वस्तु अगर उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में गतिशील है तो वो अपने रास्ता से डेविएट कर जाएगी। अब उत्तरी गोलार्ध में तो राइट होगा, दक्षिणी गोलार्ध में तो लेफ्ट होगा। और ये डेविएशन कितना होगा, इसके लिए उन्होंने 2 ओमेगा साइन थीटा का एक फॉर्मूला दिया। 2 इंटू ओमेगा को बोला वेलोसिटी ऑफ विंड, आप समझ लीजिए वहां पर हवा, ऑब्जेक्ट, और साइन थीटा रखा, लैटिट्यूड को बोला। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। अब अगर कहीं पर भी जैसे कि 2 इंटू वेलोसिटी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा बह रही है, एंड इंटू लैटिट्यूड 0 डिग्री विषुवत रेखा पर बह रही है, इक्वेटर पर बह रही है, तो लास्ट में क्या आया, 0। सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, साइक्लोन, स्टॉर्म, then it must be due to Coriolis effect। इसलिए विषुवत रेखा पर साइक्लोन नहीं बनता है क्योंकि वहां पर कोरियोलिस इफेक्ट 0 होता है।
So deflection of wind is also zero. No cyclone formed near to equator, and if any cyclone formed far away from the equator and moves towards equator, then it automatic becomes extinct. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. अगर कोई साइक्लोन, आप कभी कभी सुनते हैं ना कि झारखंड में चक्रवात की वर्षा हो रही है, लोग बोलते हैं ना ऐसा साइक्लोन है, ये साइक्लोन का असर, ऐसा लोग बोलते हैं. तो वो क्या बोलना चाहते हैं? साइक्लोन, देखिए ये हमारा अंडमान के पास में जो बंगाल का जगह है, तो बंगाल की खाड़ी का मतलब हो गया, देखिए ये वाली रेखा 23.5 डिग्री है. तो अगर यहां पर 20 डिग्री 22 डिग्री में कोई विंड यहां पर मूवमेंट हो रहा है, तो उसका डेविएशन होगा, क्योंकि कॉरियोलिस का जो इफेक्ट है 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द विंड इंटू लैटिट्यूड, और ये अगर यहां पर डेविएट हुआ तो क्या बनेगा? समुद्र में चक्रवात बनेगा, और बनने के बाद विंड की डायरेक्शन जिधर होगी वो विंड की डायरेक्शन उधर उसको मूवमेंट करा देगी, साइक्लोन को मूवमेंट करवा देगी. तो ये साइक्लोन अगर वेव बंगाल में बनता है और बनने के बाद सोचिए कि ये आ जाता है नीचे तमिलनाडु के साइड में इधर, ये नवंबर दिसंबर महीने में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा साइक्लोन. तो जैसे नीचे आ जाएगा साइक्लोन ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर जाएगा, साइक्लोन ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर जाएगा. क्यों डिस्ट्रॉय कर जाएगा साइक्लोन? साइक्लोन इसलिए डिस्ट्रॉय कर जाएगा क्योंकि यहां आते आते कोरियोलिस का इफेक्ट क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है. कोरियोलिस का इफेक्ट कम हो जा रहा है, और वहीं अगर ये चक्रवात बनने के बाद इधर चला गया, इस साइड इधर आ गया, अब झारखंड से होते हुए बिहार की ओर जाएगा, झारखंड से होते हुए बंगाल की ओर जाएगा, तो ये मजबूत होगा क्योंकि इसको कोरियोलिस का पावर मिल रहा है. विंटर सीजन में क्या होता है? हमारा ये जो जमीन है पूरा ये ठंडा हो गया, समुद्र उस समय गर्म रहता. आप जानते हैं कि समुद्र और स्थलखंड में 6 महीना का डिफरेंस है, गर्म होने में ठंडा होने में 6 मंथ का डिफरेंस है. तो इसको ध्यान रखना है. जो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जो जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेरिक विंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो अपर एटमॉस्फेरिक विंड है जेट स्ट्रीम, ये बेसिकली क्या है? इसको भी जानने के लिए एक सिंपल सा मैप आप बना ले ताकि पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, और हमेशा के लिए झारखंड का भी जलवायु और भारत की भी जलवायु आपकी क्लियरिटी हो जाए. एकदम सिंपल सा एक मैप बना देते हैं जो आपको समझ में आए, और ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी पे पूरी जलवायु कंडीशन टिकी होती है. ये लैटिट्यूड हमने लिख दिया 0 डिग्री, जिसको इक्वेटर बोलते हैं. ये 30 से 35 डिग्री ये वाली, और ये वाली 30 से 35 डिग्री जो है, इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोला जाता है, इसको और इसको दोनों को. और 60 से 65 डिग्री को सब पोलर लो प्रेशर, याद रखिएगा, बेल्ट बोला जाता है, इसको और इसको दोनों को. और 90 डिग्री को पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, इसको और इसको 90 डिग्री को.
अब 0 डिग्री जो है, यहां पर आप इस प्रकार का विंड का डायरेक्शन बना लीजिए, इसको ऐसे, इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोला जाता है। ऐसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, चूंकि आप लोगों की एग्जाम नजदीक है इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं। और इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, ये वाले। और अभी इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्शन अब ऐसा क्यों हो गया, अभी आपको फेरेल्स का नियम बताए थे कि कोई भी वस्तु उत्तरी गोलार्ध में अपना राइट मुड़ जाती, इधर से समझिए ये वाले विंड के बारे में कि हम उत्तरी गोलार्ध में खड़े हैं, हम इधर मूवमेंट कर रहे हैं, किधर घूम गए, राइट घूम गए, देखिए ऐसे। और दक्षिणी गोलार्ध में इधर से जा रहे हैं तो कोई भी वस्तु अपना लेफ्ट घूम जाती है, देखिए इधर हमारा बाया है, इधर चले गए, इसलिए इसका नाम साउथ, नीचे से साउथ एंड इधर, तो साउथ ईस्ट, इधर ईस्ट होता है, ईस्ट से जा रही है, इसका नाम साउथ ईस्ट, इसका नाम नॉर्थ ईस्ट। और ये जहां पर मिल रहा है जो अभी बता रहे थे, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको ITCZ बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। 0 से 30 डिग्री के बीच में ये वाली हवा झारखंड में रहेगी, क्योंकि झारखंड का जो विस्तार है वो 21 से 25-26 के ही बीच है, तो हमारे झारखंड में ये वाला हवा का हमेशा प्रभाव रहेगा, ये वाली हवा का। झारखंड में ये आप जब भी सुनेंगे ना तो लोग उसमें आपको देखिएगा बोलेंगे कि अभी पूर्वैया हवा है, तो ये वाली नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। और जो कि हमारा तो 30 डिग्री में है नहीं, हम तो बीच में है, 23.5 हमारे झारखंड से पास करती है, तो ये हवा का क्षेत्र झारखंड का है। और 30 डिग्री से इधर जो हवा जा रही है, ये वाली, ये पछुआ, याद रखिएगा, इसको पछुआ हवा बोलते हैं, वेस्टरलाइज, इंग्लिश में वेस्टरलाइज। द विंड विच ब्लोज फ्रॉम 30 डिग्री लैटिट्यूड टू 60 डिग्री, इसको पछुआ, वेस्टरलाइज। इसी विंड को याद रखना है कि ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में जमीन कम है, समुद्र ज्यादा है, तो इस हवा को दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग नाम से जाना जाता है, रोरिंग 40, फ्यूरियस 50, स्क्रीमिंग 60, इसको याद रखिएगा, ओनली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये पछुआ हवा है, ये पछुआ झारखंड में देखिए नहीं दिख रही है, लेकिन अभी जेट स्ट्रीम बताने के लिए आपको ये बताना पड़ रहा है, जेट स्ट्रीम जानने के लिए कि ये हवा कैसे दिखेगी झारखंड में। और फिर 90 डिग्री से इस ओर में आप ये वाली स्टेरलाइट पूर्वैया, 90 से लेकर 60 तक डायरेक्ट पूर्वैया, ऐसे। These are called as a planetary wind, चूंकि ये सालों भर पृथ्वी पर बहती है, ध्यान रखना है। बट मानसून इज नॉट ए प्लानिटरी विंड, लोकल विंड है, लू। झारखंड का काल बैसाखी एक विंड का नाम है, लोकल विंड है। तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये दोनों को समझ गए। ये जो ब्लू वाला है इसको पछुआ बोलते हैं, और ये जो पिंक कलर है ये पूर्वैया, स्टेरलाइज है। ये जो 30 से 35 डिग्री है, इसी को हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, सिंपल चीजें परीक्षा में आती हैं। 0 डिग्री को डोल्ड्रम बोलते हैं, 0 डिग्री को बोलते हैं डोल्ड्रम, और 30 से 35 डिग्री को हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। अब झारखंड अगर देखेंगे आप कि झारखंड में जो बारिश होती है उसमें इन सभी हवाओं का रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए इसके ये जो हवा है ना, इसको सिंपली हम एक और चीज समझा देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ जाएंगे कि ये हवा, ये दोनों यहां पर मिलकर के
यहाँ ऐसे ऊपर हाइट पे जाती है और जाने के बाद ऊपर ऊपर 10 किलोमीटर की हाइट पर, जैसे हवा दोनों ऊपर उठी और 10 किलोमीटर की हाइट पर दोनों दो डायरेक्शन में चली गई। ऊपर उठने के बाद में ऐसे ये हवा सोचिए विषुवत रेखा पर आकर मिली, दोनों ऐसे ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद इस प्रकार से ऊपर, ये ऊपर वायुमंडल की बात है, और यही ऊपर वायुमंडल वाला को जेट स्ट्रीम बोलते हैं, याद रखिएगा। द विंड विच ब्लोज एट द 10 किलोमीटर हाइट, 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जो हवा बह रही, नीचे से ऊपर उठ रही है, ऐसे ऊपर जाने के बाद हवा ठंडी हुई, दो डायरेक्शन में चली गई। ये जो ऊपर वाली हवा है इसका नाम जेट स्ट्रीम है ज्योग्राफी में। तो ये 0 से लेकर के ऊपर 30 डिग्री तक में ये जेट स्ट्रीम है, ये याद रखना है। ये वाला जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। इसी प्रकार से ये दोनों हवा यहां ऊपर उठी, एक फिर से जाके 90 डिग्री पे गिरी और एक 30 से 35 डिग्री में गिरी। ये भी जेट स्ट्रीम है, ये भी जेट स्ट्रीम, ये भी जेट स्ट्रीम, ये भी जेट स्ट्रीम। इस प्रकार से यहां पर होगा ऐसे। अब बोलिएगा कि इसका रोल झारखंड में क्या है, इसका रोल झारखंड में क्या है? तो आप इसको समझिए कि इसका रोल झारखंड में यह है कि उस चीज को अगर हम लोग यहां विड्रॉ कर ले इस पिक्चर में, उसको जो बनाए थे, तो आप एक अंदाज से समझिए कि ये हमारा 30 डिग्री का लाइन, हम इसी अंदाज से आपको समझा रहे हैं कि ये आप सोचे कि 30 डिग्री की लाइन है हमारी और इधर नीचे 0 डिग्री की लाइन है। तो यहां पर देखिए ये वाली हवा नीचे बह रही है ऐसे। अभी देखिए झारखंड इसमें आ जाएगा, देखिए आ गया ना। ये वाली हवा कौन सी हवा है? नॉर्थ ईस्ट, देखिए ऐसे। तो ये नॉर्थ ईस्ट हवा देखिए आ गई झारखंड में। ये हवा, ये वाली हवा देखिए हमारे झारखंड में आ गई। ये नॉर्थ ईस्ट हवा झारखंड में है, उत्तर पूर्वी हवा है। अब इधर देखिए बे ऑफ बंगाल है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सन पूरा जीवन तो इक्वेटर पर नहीं है ना, विषुवत रेखा पर। 21 मार्च के बाद सन का पोजीशन उत्तरी गोलार्ध में होता है और 21 जून को सन का पोजीशन कहां होता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। सन का पोजीशन यहां पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जब सन की पोजीशन यहां आ गया, जब सन का पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ गया, तो ये वाली जो हवा आपको दिख रही है, ये हवा, इसकी डायरेक्शन उस समय में यहां हो जाएगा। मतलब हम जो दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, इट इज फॉर द सेम विंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए यहां चला गया। तो ये वाला क्षेत्र जो था ये खाली हो गया और इस जगह पर ये जो आप अभी पढ़ रहे थे, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये इस यहां पर जो ITCZ है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो ये विंड इसको क्रॉस कर जाती है विषुवत रेखा को। ये विंड विषुवत रेखा को क्रॉस कर जाती है, जबकि ये दक्षिणी गोलार्ध की विंड थी। और आपने एक रूल अभी पढ़ा था कि एनीथिंग विच इज मूविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टर्न्स टू इट्स राइट। अभी देखिए ये विषुवत रेखा को जैसी क्रॉस की, ये विंड ऐसे हो गई इस प्रकार से, एंड इट इज नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून, ऐसे। अब ये मॉनसून वाली हवा एक तो इधर की ब्रांच हो गई, ये काला वाला जो हम लाइन बना रहे, और एक इधर से बे ऑफ बंगाल वाला चला गया इधर, और यही देखिए इधर से उड़ीसा वेस्ट बंगाल से कहां इंटर किया? झारखंड में। ये 10 जून तक झारखंड में इंटर करेगा।
मानसून। फिर इसमें जेट स्ट्रीम का क्या लेना देना आ गया? तो ये जो ऊपर वाली हवाएं हैं, इन द विंटर सीजन, इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, चूंकि दिसंबर जनवरी में सन दक्षिणी गोलार्ध में है, जैसे अभी उत्तर की ओर सन है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो जेट स्ट्रीम ऊपर वाली हवा जो है वो विंटर सीजन में इस जोन में ऊपर से नीचे उतर रही है, इस जोन में, पूरे जोन में ऊपर से नीचे उतर रही है। और विंटर सीजन में क्या हो रहा है, जब वो, ये तो तेज गति वाली हवा है, और जब ये ऊपर से नीचे उतर रही है तो सारी बिहार और झारखंड की हवाओं को स्पीड दे रही है ये वाली हवा। तो ये तो ऊपर से नीचे उतरने वाली हवा है, और उस समय में विंड को गतिशीलता दे दिया, और जब गतिशीलता दे दिया तो शीतलहरी शुरू हो जाती है पूरी यूपी में, बिहार में, और उसका असर थोड़ा झारखंड में दिखने लगता है, तो झारखंड में भी दिखता है। और ड्यूरिंग समर, चूंकि ये तो ऊपर से नीचे गिर रही है ना, तो कोई मानसून हवा जब झारखंड में आएगी तो इसको ऊपर उठने नहीं देगी, इसको ये ऊपर उठने नहीं देगी। तो क्या करना होगा? दिस विंड हैज टू विड्रॉ फ्रॉम द मिडिल पोजीशन ऑफ इंडिया। इसलिए समर सीजन आते आते ये हवाएं चाइना के साइड में चली जाती है, ये वाली जो दिख रही है ये चाइना की ओर चली गई, ऊपर ऊपरी वायुमंडल में, और चाइना की ओर चले जाने के कारण ये जो ऊपर का वायुमंडल है, ये जो ऊपर का वायुमंडल है, ये वायुमंडल, ऊपर का आसमान साफ होता है, तो मानसून की विंड ऊपर उठ सकती है, मानसून की विंड ऊपर जा सकती है, और जब मानसून की विंड ऊपर जाएगी तो बारिश की संभावना बढ़ जाएगी, है ना? तो बारिश की संभावना बढ़ेगी झारखंड में। तो पहला जो पॉइंट बता रहे थे, जेट स्ट्रीम क्या है? अपर एटमॉस्फेरिक विंड। ये ऊपरी वायुमंडल की बहने वाली तेज हवाएं हैं जो विंटर सीजन में झारखंड, पूरी कर्क रेखा के पास, कर्क रेखा झारखंड से पास करती है, तो कर्क रेखा के पास ऊपर से नीचे उतरती है, ऊपर से नीचे उतरती है। And this wind does not allow any monsoon wind to go up. किसी मानसून हवा को ये अलाउ नहीं करेगी कि वो ऊपर जाए। So there is a chance of little rain in झारखंड, इसलिए पानी बरसने की संभावना नहीं होगी। तो for the purpose of rainfall, what should be the condition in Jharkhand and condition in India? So the first condition is the jet stream should be withdrawn from the country towards China in the month of May, June, July. जेट स्ट्रीम को जाना होगा वापस, क्योंकि ये ऊपर से नीचे गिरने वाली हवा है, तो इसको वापस जाना होगा। तो पहला कंडीशन जेट स्ट्रीम। क्लियर हुआ आप लोगों का? जेट स्ट्रीम सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अभी वक्त कम भी है, इसलिए तो चैप्टर बहुत बड़ा है, तो अभी एग्जाम को देखते हुए थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। क्लियर है? जेट स्ट्रीम क्लियर है तो बताइए जल्दी, तो आगे बढ़ेंगे एल निनो की ओर। ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं।
दोनों पेपर लेके चलना है ना निरंजन जी, एक पेपर छोड़ दे पूरा। तो जो लोग नए क्लासेस कर रहे हैं उनको तो भारी नुकसान होगा ना, सबको लेके चलना है। झारखंड तो 2 लोग पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, मैडम भी पढ़ा रही है। झारखंड तो 2 लोग पढ़ा रहे हैं, झारखंड एक तो हमारे बाद झारखंड की क्लास फिर होती है ना, तो दोनों चीज को लेकर के चलना है ना, एक ही चीज को लेकर चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और एलनिनो में पढ़ेंगे, जानेंगे एलनिनो इज द वार्म ओशन करेंट। अभी झारखंड में सूखा आएगा, कैसे आएगा? तो झारखंड में सूखा कैसे आएगा? अगर एलनिनो आएगा तो भारत में सूखा आएगा तो झारखंड में आएगा। El Nino is a warm ocean current along the Peruvian coast. So whenever El Nino appears, it means there is a weak monsoon in India, ultimately weak monsoon in Jharkhand. मानसून कमजोर हो जाएगा और झारखंड में बारिश नहीं होगी। अगर एल नीनो नहीं आता है तो झारखंड में 10 जून को मानसून पहुंच जाएगा। इफ एल नीनो does not appear along the Peruvian coast of South America, it means there is a sign of good monsoon in Jharkhand. और अगर वहां पर एल नीनो आता है दक्षिणी अमेरिका में, ये वार्म ओशन करेंट है, तो झारखंड का मानसून कमजोर होगा उस साल। तो अगर आप देखें कि जो, और सॉदर्न ऑसिलेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ वाटर, जो तीसरा पॉइंट था उस समय में, एक्सचेंज ऑफ वाटर, जो पानी का एक्सचेंज हो रहा था, तो वो प्रशांत महासागर का गर्म पानी जो हिंद महासागर में आता है, इसको दक्षिणी दोलन कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। अब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है झारखंड का, जैसा हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि झारखंड का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, उत्तरी झारखंड, अगर आप बीच से यहां एक डिवीजन लाइन कर दें तो उत्तरी झारखंड को CWG, ये याद रखिएगा, कोपेन के क्लाइमेटिक कंडीशन पर CWG कहा जाता है, जिसमें कि ड्राई विंटर मानसून होता है, विंटर थोड़ा ड्राई हो जाएगा, और दक्षिणी भाग को AW, जो ट्रॉपिकल सवाना के रूप में जाना जाता है। सवाना एक ग्रासलैंड है अफ्रीका में, तो वहां की कंडीशन झारखंड से मिलती जुलती है, तो इसको कॉपेन एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में उत्तरी झारखंड को CWG कहा, जिसमें विंटर ड्राई होगा, उतना बारिश नहीं होगा, तो मॉनसून का इफेक्ट होगा लेकिन विंटर ड्राई होगा इस जोन में, इसलिए इसको CWG बोलेंगे। और ए ट्रॉपिकल के लिए यूज होता है, जहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, और W का मतलब होता है कि यहां पर मॉनसून का इफेक्ट होगा, तो
विंटर में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन मानसून का इफेक्ट होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, मेगा थर्मल एरिया होगा। तो ट्रॉपिकल सवाना ये वाले पूरी जोन को बोलेंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो खरसवां, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और इधर सिमडेगा और गुमला, देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये एक तो टेम्परेचर इंडेक्स भी बता रहा है कि इस एरिया का देखिए थोड़ी टेम्परेचर भी यहां पर कम है। और ये भी ध्यान देना है कि जहां जहां पर हाइट होगा, हाइट वाले एरिया में बारिश थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये भी आपको समझना जरूरी है कि बारिश झारखंड में कहां कहां पर हो रहा है। जहां जहां पर माउंटेन है, पहला माउंटेन एरिया, तो जो झारखंड का अगर फिजिकल फीचर्स क्लियर होगा, और जहां जहां पर प्लेटो है और जो एरिया समुद्र के नजदीक है, जैसे पूर्वी सिंहभूम 90 किलोमीटर दूर है समुद्र से, तो इस 3 क्षेत्र में झारखंड में बारिश होगा। बारिश होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब देखिए यहां ये दोनों जगह पर बारिश क्यों होगा झारखंड में, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है, ये किसी भी एरिया में जो प्रेजेंट एयर है उसके पास प्रेजेंट मॉइस्चर और उसकी कैपेसिटी का रेशियो होता है। अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% जब हो जाएगा तो पानी बरसना शुरू हो जाएगा। जैसे सोचिए कि झारखंड में 27 डिग्री सेंटीग्रेड किसी एरिया का टेम्परेचर है, जमशेदपुर का, और हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे ह्यूमिडिटी नापते हैं। तो वहां यहां का जमशेदपुर का प्रेजेंट मॉइस्चर आज क्या है, तो ये अगर 500 मिलीग्राम है, तो 27 डिग्री में जमशेदपुर के विंड की कैपेसिटी क्या थी, ये 1000 मिलीग्राम है। सो द रेशियो इज 50%। तो पानी नहीं बरसेगा। जो आप वेदर चार्ट देखते हैं, जो पूर्वानुमान होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, वो इसी पर आधारित होता है। अब इसे झारखंड का वेदर मैप पब्लिश करना है, तो किस किस एरिया में टेम्परेचर कितना है आज का, वो पूर्वानुमान में आ गया, और ह्यूमिडिटी हवा में कितनी है ये देख लीजिए, और उस ह्यूमिडिटी, जितना ह्यूमिडिटी और उसका कैपेसिटी कितना है। जैसे आपकी खाने की कैपेसिटी और आपको दिया गया रोटी, दोनों का तुलना कर लीजिए, तो आपका पेट कब भरता है, जब सेचुरेशन आ जाता है। अगर आपकी कैपेसिटी 8 रोटी की है और आपको 10 रोटी डाला गया, तो 2 रोटी आपने क्या किया, छोड़ दिया। और अगर आपकी कैपेसिटी 8 रोटी की और आपको 2 रोटी मिला है, तो आपके पास अभी बाकी है, आपके पास जगह है। हवा की कैपेसिटी होती है, मोर विल बी द टेम्परेचर, हायर विल बी द कैपेसिटी। अब देखिए पानी कैसे बरसता है, तो कोई हवा अगर कहीं से भी मूवमेंट करते हुए वो रांची की ओर में चला गया, इससे जो एयर मास है, जमशेद एयर मास मतलब लार्ज एरिया एनवेलप ऑफ एयर विथ अ सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड, वो एयर मास मूवमेंट करते हुए रांची के साइड चला गया। तो यहां पर तो इसकी कैपेसिटी 500 मिलीग्राम थी, और ऐसा तो पानी नहीं बरसेगा जमशेदपुर में। लेकिन ये जब मूवमेंट किया, और रांची में क्या हुआ कि टेम्परेचर वहां का सोचिए कम हो गया। रांची तो हाइट पर है थोड़ा, तो रांची हाइट पर है, पारसनाथ हाइट पर है, नेतरहाट हाइट पर है, तो वहां का टेम्परेचर क्या हुआ, कम हो गया। तो जब टेम्परेचर वहां का कम हो गया, अब वहां का टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हवा के पास तो मॉइस्चर लेके गया है वो, तो वहां पर अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड में
उसकी कैपेसिटी क्या है? तो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी कैपेसिटी 500 मिलीग्राम है और इसके पास मॉइस्चर भी उतना ही है, तो ये दोनों अभी क्या हो गया? 100% हो गया, तो पानी बरसना शुरू हो जाएगा। आप जो देखते हैं ना कि पानी बरसना शुरू होता है और फिर थोड़ा देरी के लिए रुक जाता है, क्योंकि ये मिसमैच होता है। और कभी कभी देखते हैं कि बड़ी बड़ी बूंद गिरने लगती है, तेज बारिश होता है, क्योंकि इसकी डिफरेंस ज्यादा हो जाती है। अभी इसका कैपेसिटी अगर 500 मिलीग्राम था और अचानक इसका कैपेसिटी 300 मिलीग्राम हो गया, तो 200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा पानी था, वो विंड क्या करेगी? इमीडिएट छोड़ देगी। तो जहां जहां पर पठारी इलाका, ऐसे तो पूरा झारखंड में पठारी इलाका है, आप इस नक्शे को देखेंगे तो क्लियर होगा। ये पूरी देखिए अपलैंड वैली सारी जगह पर दिख रहा है। ये रांची का पठार, लोहरदगा का पठार, वेस्ट पलामू हिल, इस साइड में देखिए पाकुर अपलैंड, इधर में डलमा पहाड़ का एरिया, कोल्हान अपलैंड। तो जहां जहां पर ऊंचाई वाली जगह हो जाएगी वहां पर थोड़ा भी ह्यूमिडिटी आएगा तो पानी बरस जाएगा और थोड़ा देर बरसता रहेगा। आप कभी हिल स्टेशन गए होंगे, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, तो वहां देखिएगा कि पानी की बूंदें अक्सर दिख जाती हैं, क्योंकि हाइट है, टेम्परेचर कम है, तो विंड की कैपेसिटी एकदम जीरो हो जाती है। तो अगर थोड़ा भी टेम्परेचर वहां बढ़ा, हवा के पास मॉइस्चर आया, अचानक से टेम्परेचर डाउन हुआ और पूरी की पूरी पानी वहां बरसना शुरू हो गया। देखिए ये वाला भी एरिया जो हाईलैंड आपको पता चलेगा, और ये जो पीला कलर आपको दिख रहा है बीच बीच में, ये पीला कलर वाला एरिया थोड़ा सा निचला जमीन है। ये झारखंड का निचला वाला जमीन है। ये वाला राजमहल वाला एरिया है। तो देखिए थोड़ा सा ऊंचाई दिख रहा है, जो पाकुर अपलैंड आप देख रहे थे। तो ये 140 से 160 सेंटीमीटर का वर्षा गुमला, सिमडेगा, रांची और ये सिंहभूम वाला एरिया जो हम लोगों ने देखा था, इस जोन में आपको मिलेगा। अगर आप देखें तो ये वाला देखिए, अगर आप 160 सेंटीमीटर तक पानी देखना चाहते हैं तो गुमला, सिमडेगा, रांची, ये वाला जोन जो शुरू में बताए थे, गुमला, सिमडेगा, ये रांची, देखिए ये वाला जोन, इधर खूंटी भी आ जाएगा इसी जोन में, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये जोन को देखिए। चूंकि एक इसके 2-3 कारण है। देखिए इधर में बारिश ज्यादा क्यों हो रहा है? एक तो ये इलाका समुद्र के नजदीक हो जाता है, 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है। दूसरा हाईलैंड है, तो जब कभी भी यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा तो समुद्री हवाएं ह्यूमिडिटी लेकर के आ रही हैं, और वो जब उसके साथ मिक्स कर रही हैं, दोनों हवाएं जब मिक्स कर रही हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है, कैपेसिटी घट रहा है। तो जाहिर सी चीज है कि 140 से 160 सेंटीमीटर का ये वाला एरिया 140 से 160 सेंटीमीटर है। और जो बोकारो, सरायकेला या देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह आप देखेंगे, ये जोन हम कलर चेंज कर देते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, ये वाला जो जोन दिख रहा है आपको, इस जोन में बारिश जो है 120 से 140 सेंटीमीटर होगा। ये जोन में इधर देवघर भी, और 120 सेंटीमीटर से भी कम पानी जो बरसता है उसमें गढ़वा, पलामू, गोड्डा, कोडरमा, ये वाला जोन देखिए, चतरा, इधर। क्या कारण है इसका? क्योंकि यहां पर जो हवाएं मानसून विंड जा रही हैं, ये पानी बरसाते हुए जा रही है।
जो लॉजिक आपने पढ़ा कि दिल्ली हरियाणा में बारिश कम क्यों होती है, क्योंकि जो हवाएं जा रही हैं वो पानी बरसाते हुए जा रही है, उसके पास मॉइस्चर नहीं है कि वो आगे जाकर के बारिश करे। सेम लॉजिक यहां पर है कि जो मॉनसून विंड का एंट्री पॉइंट अगर देखेंगे तो आप देखिए झारखंड में मॉनसून पॉइंट का एंट्री पॉइंट किधर है। देखिए हमारा झारखंड जो है वो, देखिए ये लोकेशन है झारखंड का, ये वाला, ये लोकेशन झारखंड का है। तो झारखंड में मानसून इधर से कितना यहां से जा पाएगा कभी भी? ये अरब सागर से ये यहां पहुंचते पहुंचते इसके पास पानी का एक बूंद नहीं बचेगा। तो इसके पास चांस कहां पर है? ये जो बे ऑफ बंगाल से हमारे पास मानसून की विंड आ रही है, ये विंड, और ये विंड जब यहां पर आ रही है तो देखिए ये नजदीक हो रहा है, यही ना एक उपाय है। तो ये वाले से बारिश होगा। देखिए ये बारिश भी इधर से होते हुए आ रहा है, ये उड़ीसा के तट से, बंगाल के तट से ये बारिश करते हुए आएगा। तो इस एरिया में जो हमारा एरिया आएगा नीचे, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, ये वाला जो पोर्शन आएगा यहां पर ना पानी पहले बरस जाएगा, और ये विंड जब ऊपर तक जाएगा, देखिए इधर तो कुछ और मिल नहीं रहा है, इसलिए आपने जो देखा कि उस जोन में बारिश कम हो रहा है। ये जो अभी आपने देखा ना कि ये ऊपर वाला जोन को आप देखिए तो यहां पर बारिश कम होने का क्या कारण है? देखिए इस जोन में बारिश, देखिए यहां पर अगर लाइन खींच दें हम तो यहां तो बारिश होगा, और इधर तक देखिए एकदम कम हो गया ये जोन। तो इसको 3 पार्ट में आप अपने से भी कर सकते हैं। तो झारखंड में 80% अगर बारिश होता है तो साउथ वेस्ट मानसून से होता है 80%, और 15% विंटर में होता है, 5% साइक्लोन का इफेक्ट। ये 3 प्रकार से बारिश हो रहा है। यहां तक क्लियर है सारे लोगों का? यहां तक क्लियर है तो बताइए। कुछ तो थोड़ा बहुत बारिश जो इस साइड में दिखता है आपको, वह बारिश जो होगा ये इधर से जो गंगा घाटी तक जो विंड पहुंची है, देखिए ये वाली, ये थोड़ा इधर देखिए टच कर सकता है इस साइड में, इधर पलामू, ये बीच में यहां पर है ना नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, इधर से जो विंड इधर जा रही है, ऐसे तो ये वाली हवाएं इधर चल जाती है ऐसे। क्लियर है? मॉनसून क्लियर हो गया। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट झारखंड का विथ मॉनसून इफेक्ट